हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एक एजुकेशन स्क्वाड में स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं फिर आपके लिए लेकर आ गया हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चन, वो भी स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के। ठीक है, तो और ये प्रश्न जो हैं फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे लेवल के हैं और आपकी परीक्षा में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ लास्ट तक। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, क्रिया की सफलता से संतोष एवं असफलता से असंतोष होता है। ठीक है, थानडाई के किस नियम को दर्शाता है। ध्यान से सुनिएगा, सभी क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल के हैं। ठीक है, रिपीट करता हूँ, क्रिया की सफलता से संतोष एवं असफलता से असंतोष होता है तो थानडाई के किस नियम को दर्शाता है। तो ये दर्शाता है प्रभाव का नियम। ठीक है, प्रभाव के नियम को, ये जो ऊपर वाली लाइन मैंने पढ़ी है, किसको दर्शाता है, थानडाई के प्रभाव के नियम को दर्शाता है। प्रभाव का नियम क्या है, मैंने आपको इससे पहले अगली वाली वीडियो में बता रखा है कि वो एक बताया था टेट का नियम। टेट मतलब टेट का नियम, जैसे को इसको मैंने याद किया था TET। ठीक है, TET यानी तत्परता का नियम, एक्सरसाइज यानी अभ्यास का नियम, टोटल यानी प्रभाव का नियम। ठीक है, T से तत्परता का नियम, E से एक्सरसाइज यानी अभ्यास का नियम और T से टोटल यानी प्रभाव का नियम। तो ये वाला जो टोटल वाला नीचे वाला T है, ये मतलब ये प्रभाव का नियम है। ठीक है, तो और ये जो थानडाइक थे, इन्होंने मतलब 3 मुख्य नियम बताए थे। ठीक है, 3 नियम मुख्य बताए, 3 जो है मुख्य नियम बताए थे, 5 गौण नियम बताए थे। तो 3 में आपको बता ही चुका हूँ कौन है मुख्य नियम, तत्परता का, अभ्यास का और प्रभाव का नियम। तो वही है, ये जो लाइन है ये प्रभाव के नियम को दर्शाती है। ठीक है, और आपको बता देता हूँ, याद रखना, जो थानडाइक जो मनोवैज्ञानिक थे, ये कहाँ के थे, ये अमेरिका के थे। ठीक है, और इन्होंने अपना जो प्रयोग किया था वो बिल्ली पर किया था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, दूसरों के कार्य या व्यवहार को देखकर उसी तरह का कार्य करना क्या कहलाता है। ठीक है, दूसरों के कार्य या व्यवहार को देखकर उसी तरह का कार्य करना क्या कहलाता है। ये कहलाता है अनुकरण। ठीक है, और ये बच्चों में अधिक पाया जाता है। इसकी जो विशेषता होती है बच्चों में अधिक होती है, क्योंकि बच्चा जो होता है, जिसके भी मतलब साथ रहता है, उसके व्यक्तित्व से वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाता है। ठीक है, तो मान लो आपके साथ में बच्चा रहता है, तो आप में जो क्वालिटियाँ होंगी, जो गुण होंगे, वो धीरे धीरे आपको वो देख कर वो सीख लेता है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा बच्चे पर जो विद्यालय की बात करें तो विद्यालय में जो शिक्षक होता है, उसका टीचर होता है, उसको वो फॉलो करता है, उसके व्यक्तित्व से प्रभावित होता है। ठीक है, तो अनुकरण का मतलब यही होता है कि दूसरे के कार्य को देखकर उसी के जैसा सेम कार्य करना या सेम आदत को अपना लेना या सेम व्यवहार को करने लगना। जैसे मान लो कोई किसी तरह का व्यवहार कर रहा है, आपको पसंद आ गया, अच्छा लगा, तो आपने भी उसी तरीके से बोलना चालना, अपने व्यवहार में परिवर्तन कर लिया, तो उसी की तरह व्यवहार करने को क्या कहते हैं, अनुकरण कहते हैं। ठीक है, यानी नकलची बंदर जिसको बोलते हैं, दूसरे को देखकर आपने भी वैसा कार्य करना स्टार्ट कर दिया, तो ये होती है अनुकरण विधि। ठीक है, चलिए उम्मीद कर रहे हैं समझ में आया होगा। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 3, किसी कक्षा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान किसका होता है। ठीक है, तो किसी कक्षा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसका होता है, ये होता है छात्र का। ठीक है, जो सबसे महत्वपूर्ण है तो कौन होता है, छात्र होता है, क्योंकि छात्र जो होता है, स्टूडेंट होता है, उसी के लिए सारा मैनेजमेंट व्यवस्था जो कुछ होती की जाती है। ठीक है, वो चाहे आपका पाठ्यक्रम हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे वह संस्था हो, वो सब किस पर डिपेंड करता है, वो बच्चे पर डिपेंड करता है। उसमें बच्चा ही नहीं पढ़ने के लिए जाएगा तो फिर शिक्षक का क्या महत्व होगा, क्या फिर अब आप किसको देखकर आप पाठ्यक्रम बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा किसी भी कक्षा में महत्वपूर्ण कौन होता है, छात्र होता है, फिर शिक्षक होता है, और फिर बहुत सारे जो मतलब पाठ्यक्रम हो गया, और जो संस्थाएं हैं या जो सहायक सामग्री, शिक्षण संबंधित सहायक सामग्री हैं, उनके भूमिका होती है। लेकिन जो सबसे नंबर 1 पे होता है वो कौन होता है, वो छात्र ही होता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 देख लेते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 4 है, सूक्ष्म से स्थूल की ओर किस विधि का शिक्षण सूत्र है। ठीक है, याद रखना, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन। सूक्ष्म से स्थूल की ओर किस शिक्षण विधि का सूत्र है, तो ये हो जाता है आगमन विधि का। ठीक है, आगमन विधि का शिक्षण सूत्र है। और आगमन विधि याद कर लेना, ये पूछ लेता है, इसके साथ 3-4 नियम कुछ हैं, तो उसमें से मैं आपको बता देता हूँ। एक होता है, एक तो यही हो गया, सूक्ष्म से स्थूल की ओर आगमन विधि में। फिर होता है इसके बाद वो अज्ञात से ज्ञात की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर, फिर होता है सामान्य से विशिष्ट की ओर, और
ठीक है, इस तरीके से होते हैं। ठीक है, तो इनको याद कर लेना। ज्ञात से अज्ञात की ओर किसका है? आगमन विधि का है। सामान्य से विशिष्ट की ओर किसका है? आगमन विधि का है। और अपना ये जो है सूक्ष्म से स्थूल की ओर, ये भी किसका है? आगमन विधि का है। ठीक है, और इसमें होता क्या है, जैसे मान लो आप सूक्ष्म से स्थूल की ओर, ये आप मतलब ये शिक्षण सूत्र है, तो इसका मतलब क्या होता है कि मान लो जैसे कोई बालक है, ठीक है, उसको आप ज्ञान दे रहे हैं किसी वस्तु का, तो पहले उसको हम सूक्ष्म से सूक्ष्म बहुत हल्की बातें बताएंगे। ठीक है, बहुत हल्की बहुत सूक्ष्म बातें बताएंगे, फिर उसके बाद में धीरे धीरे उसको हम बड़ी बातों या बड़े ज्ञान की ओर ले जाएंगे। ठीक है, तो सूक्ष्म बातें बताते बताते, सूक्ष्म ज्ञान देते देते उसको हम क्या करेंगे? बड़े ज्ञान की ज़्यादा बड़ी बातें बताएंगे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद कर रहे हैं समझ में आया होगा आपको। और आपको बता देता हूँ, ये कभी कभी पूछ लेता है इसका कि आगमन विधि, ठीक है, आगमन विधि या निगमन विधि के खोजकर्ता या कौन इसके जनक हैं? आगमन विधि के या निगमन विधि के जनक कौन है? तो इन दोनों के, आगमन विधि हो या चाहे निगमन विधि हो, दोनों के खोजकर्ता या जनक जो कुछ कहिए आप, उसके कौन है? अरस्तु हैं। ठीक है, याद रखना इतना। अगला देख लेते हैं क्या है, प्रश्न नंबर 5। कोहलर ने अपना प्रसिद्ध प्रयोग किस पर किया था? तो ये किया था चिंपैंजी पर। ठीक है, किस पर किया था? चिंपैंजी पर किया था। प्रश्न नंबर 6 देख लेते हैं। मनोविज्ञान की दृष्टि से सीखने का अर्थ है। मनोविज्ञान की दृष्टि से सीखने का अर्थ क्या है, ये आपने बताना है। तो व्यवहार में वांछित परिवर्तन। ठीक है, व्यवहार में वांछित परिवर्तन क्या होता है? मनोविज्ञान की दृष्टि से सीखना होता है। ठीक है, मनोविज्ञान की दृष्टि से सीखने का अर्थ क्या होता है? व्यवहार में वांछित परिवर्तन होना। ठीक है, आपने अपने व्यवहार में जब वांछित परिवर्तन कर लिया, ठीक है, तो उसको क्या कह सकते हैं? मनोविज्ञान की दृष्टि में आप क्या कहेंगे? उसको सीखना कहेंगे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 7। पुनर्बलन का सिद्धांत, रीइंफोर्समेंट थ्योरी जिसे बोलते हैं, तो पुनर्बलन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो ये किया था B.F. स्किनर ने। ठीक है, किसने किया था? B.F. स्किनर ने किया था। और एक आता है क्रिया प्रसूत का सिद्धांत। ठीक है, क्रिया प्रसूत का सिद्धांत किसने दिया? वो भी B.F. स्किनर ने दिया है। और B.F. स्किनर जो थे, इन्होंने अपना प्रयोग किस पे किया था? चूहों पर किया था। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 8। अधिगम मनोविज्ञान के जनक हैं, तो अधिगम मनोविज्ञान के जनक कौन है? एबिंगहास हैं। ठीक है, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 9 क्या है? प्रश्न नंबर 9 है, नैमित्तिक अनुबंधन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो नैमित्तिक अनुबंधन को, ठीक है, नैमित्तिक अनुबंधन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत भी इसे कहा जाता है। ठीक है, और इसको अब यहाँ से आपके दोनों क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया है क्रिया प्रसूत का सिद्धांत किसने दिया है? तो B.F. स्किनर दिया है। और इसी को क्या कहा जाता है? नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक, तो यदि क्वेश्चन पेपर में आ जाता है कि नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया है या क्रिया प्रसूत का सिद्धांत किसने दिया है, तो ये दोनों ही किसने दिया है? B.F. स्किनर ने दिया है। ठीक है, अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 10। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का सृजन ही शिक्षा है। यह परिभाषा किसकी है? तो यह परिभाषा है अरस्तु की। ठीक है, किसकी है? अरस्तु की है। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 11। प्रेरणा सीखने के लिए राजमार्ग है। ठीक है, प्रेरणा सीखने के लिए राजमार्ग है या प्रेरणा सीखने के लिए सर्वोत्तम राजमार्ग है, तो यह परिभाषा किसकी है? यह परिभाषा है B.F. स्किनर की। ठीक है, अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 12। भूख, प्यास, यौन क्रियाएं। ठीक है, भूख हो गई, प्यास हो गई और सेक्सुअल एक्टिविटीज हो गई, ये किस प्रकार की अभिप्रेरक हैं? तो ये सभी प्राथमिक अभिप्रेरक हैं। ठीक है, भूख हो गई, प्यास, जिस तरह से भूख की जरूरत है, प्यास की जरूरत है, उसी तरीके से यौन क्रियाएं जो हैं, सेक्सुअल एक्टिविटीज हैं, उनकी भी प्राथमिकता बताई गई है। ठीक है, तो ये सभी क्या हैं? प्राथमिक अभिप्रेरक माने गए हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया है? ठीक है, संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया है? तो थॉर्नडाइक ने दिया है। ठीक है, थॉर्नडाइक ने दिया है। और थॉर्नडाइक जो थे, ये अपना प्रयोग पूछ लेता है। थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग सर्वप्रथम किस पे किया था? तो थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग किया था बिल्ली पर। ठीक है, और ये थॉर्नडाइक कहाँ के रहने वाले हैं? ये अमेरिका के रहने वाले हैं। ठीक है, याद रखना इतना सा। अगला है प्रश्न नंबर 14। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं हैं। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं हैं,
तो इनकी जो जीन पियाजे के जो संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं बताई हैं इन्होंने, तो 4 अवस्थाएं बताई हैं। टोटल कितनी बताई हैं? 4 अवस्थाएं बताई हैं, जिसमें से 0 से 2 वर्ष की जो अवस्था बताई है इन्होंने, ठीक है, 0 से 2 वर्ष की जो अवस्था बताई है उसे क्या बोलते हैं? संवेदी प्रेरक, ठीक है। 0 से 2 वर्ष की अवस्था को इन्होंने क्या बोला है? संवेदी प्रेरक बोला है। फिर 2 से 7 वर्ष की अवस्था को क्या बोला है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है, या ध्यान रखना, पूर्व 2 से 7 वर्ष की क्या बताया है? 2 से 7 वर्ष की अवस्था को पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बताया है। फिर 7 से 11 वर्ष की अवस्था को बताया है मूर्त, ठीक है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। फिर 11 से 15 वर्ष की अवस्था को क्या बताया है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। रिपीट कर देता हूँ एक बार पूरा क्वेश्चन, क्योंकि इस क्वेश्चन से तो आपके 3-4 क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं हैं, ठीक है। तो जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास की जो अवस्थाएं बताई हैं इन्होंने, तो कितनी बताई हैं? तो टोटल इन्होंने 4 अवस्थाएं इसमें बताई है, ठीक है। तो अब इसमें क्वेश्चन आ जाता है कि 2 से 7 वर्ष की अवस्था, ठीक है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था है? तो उसका नाम बताना होगा। तो 2 से 7 वर्ष की यदि अवस्था पूछता है तो क्या हो जाएगी आपकी? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। यदि पूछ लेता है 0 से 2 वर्ष की अवस्था मतलब कौन सी होगी? तो संवेदी प्रेरक अवस्था हो जाएगी। इस तरीके से पूछेगा, ठीक है। तो रिपीट कर देते हैं एक बार। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं हैं 4। तो इसमें 0 से 2 वर्ष, ठीक है, 0 से 2 वर्ष की जो अवस्था होती है उसको संवेदी प्रेरक अवस्था बोलते हैं। 2 से 7 वर्ष की अवस्था जो होती है उसे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बोलते हैं। फिर उसके बाद 7 से 11 वर्ष की जो होती है उसको मूर्त संक्रियात्मक अवस्था बोलते हैं। फिर 11 से 15 वर्ष की जो अवस्था होती है उसे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा इतना। अगला देख लेते हैं। मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था सिगमंड फ्रायड ने, ठीक है। अगला है प्रश्न नंबर 16। नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था कोहलबर्ग ने, ठीक है। नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? कोहलबर्ग ने दिया था। प्रश्न नंबर 17। शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत वृद्धि एवं विकास में क्या अंतर होता है? तो शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत वृद्धि और विकास में क्या अंतर होता है ये आपने बताना है। तो इसमें देख लेते हैं क्या वृद्धि जो है शारीरिक आकार को बताती है, ठीक। जो वृद्धि होती है वो किसे बताती है? शारीरिक विकास को बताती है, जबकि विकास प्रगतिशील परिवर्तन है, ठीक है। विकास जो है प्रगतिशील परिवर्तन है। अब इसको मैं बता देता हूँ आपको कि जो वृद्धि होती है, ठीक है, मान लो जैसे वृद्धि जो है शारीरिक आकार को बताती है, ठीक है। जो वृद्धि और विकास में अंतर होता है वो बहुत बारीकी ही अंतर है। जिससे कि वृद्धि है, जो मान लो कोई बालक है, ठीक है, तो उसमें जो एक वृद्धि जो होगी, ठीक है, उसके शारीरिक विकास होंगे, अंगों का जो विकास होगा, एक सीमा तक जाते जाते वो 20 साल 25 साल 30 साल तक जाते जाते उसकी जो शारीरिक वृद्धि होगी, ठीक है, शारीरिक वृद्धि या उसके शारीरिक अंगों की जो वृद्धि होगी वो रुक जाएगी, ठीक है, स्टॉप हो जाएगी। लेकिन जो विकास होता है वो मतलब एक हिसाब से कह लीजिए कि वो शिक्षा ही होता है, ठीक है। जैसे शिक्षा जीवन प्रतिदिन चलने वाली प्रक्रिया होती है, उसी तरीके से जो विकास होता है वो भी दिन प्रतिदिन विकसित होता रहता है, ठीक है। वो चाहे मान लो आपका मानसिक विकास हो, संवेगात्मक विकास हो, भाषात्मक विकास हो, किसी प्रकार का विकास हो, विकास की कोई समय सीमा नहीं होती है। वो जीवन प्रयत्न चलने वाली एक हिसाब से कह लीजिए तो वो प्रक्रिया शिक्षा की तरह होता है, ठीक है। लेकिन जो वृद्धि होती है वो आप मान लो जैसे आप ही हैं, ठीक है, आप कितना बढ़ेंगे, कितना चौड़े होंगे, कितना मोटे होंगे, एक सीमा आएगी तो वहाँ पर आपकी हड्डी का विकास, मांस का विकास जो है वो कहीं ना कहीं रुक जाएगा। 20 साल 25 साल 30 साल 35 साल एक मतलब सीमा आ जाती है उसकी। लेकिन जो विकास होता है वो मतलब रुकेगा नहीं, वो दिन प्रतिदिन मतलब विकसित होता रहता है, ठीक है। तो इतना का अंतर है इसमें, ठीक है। चलिए, उम्मीद कर रहे हैं थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अगला देखते हैं। शैशवावस्था की उम्र होती है, तो इसकी शैशवावस्था की उम्र होती है जन्म से 6 वर्ष तक, ठीक है। कहीं पर आपको 0 से 6 वर्ष लिखा मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन घबराना नहीं, जब बच्चा जिस दिन पैदा होता है उसी दिन से माना जाता है, उससे पहले वो गर्भावस्था होती है, ठीक है। जन्म से पहले वो गर्भावस्था होती है, लेकिन जब बच्चा जिस दिन पैदा हो जाएगा, ज़मीन पर आ जाएगा, उस समय क्या होगा, उसका 0 कहिए या जन्म से कहिए, तो शैशवावस्था की जो उम्र होती है वो कितनी होती है? 0 या जन्म से
होती है, ठीक है। 0 से 6 वर्ष या जन्म से 6 वर्ष होती है, ठीक है। फिर 6 वर्ष हो गई, फिर इसके बाद 6 से 12 वर्ष तक की बाल्यावस्था हो गई, फिर 12 से 18 वर्ष तक की क्या होती है, किशोरावस्था होती है, ठीक है। 12 से 18 वर्ष की किशोरावस्था होती है, फिर 18 के ऊपर की जो होती है वो प्रौढ़ावस्था होती है, ठीक है। ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ अगली वीडियो में। अगला देखते हैं क्या है प्रश्न हमारा 19, मनोविज्ञान की विषय वस्तु है, ठीक है। तो मनोविज्ञान की विषय वस्तु क्या है, व्यवहार, ठीक है। मनोविज्ञान की विषय वस्तु क्या है, व्यवहार है। और इससे पहले क्या था, मनोविज्ञान के अंतर्गत आत्मा का अध्ययन किया जाता था, फिर मन का अध्ययन किया जाता था, और फिर अभी क्या है, अभी मतलब वर्तमान में मनोविज्ञान का अर्थ क्या निकाला जाता है, व्यवहार, ठीक है। पहले आत्मा था, मन था, लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में इसका अर्थ क्या माना जाता है कि मनोविज्ञान का अर्थ माना जाता है व्यवहार का अध्ययन करना, ठीक है। क्वेश्चन आ जाता है मनोविज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, तो मनोविज्ञान के अंतर्गत बालक या व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। प्रेजेंट टाइम की बात चल रही है, ठीक है। प्रेजेंट टाइम में क्या किया जाता है, मनोविज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, तो बालक के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अगला है प्रश्न नंबर 20, इदम अहम पराहम यानी आईडी ईगो सुपर ईगो का सिद्धांत किसने दिया है, तो ये दिया है सिगमंड फ्रायड ने, ठीक है। अगला है प्रश्न नंबर 21, स्मृति परीक्षण संबंधित है, तो हमारी स्मृति से संबंधित है। स्मृति मतलब यादगार से संबंधित है, ठीक है। तो स्मृति परीक्षण संबंधित है, तो स्मृति से संबंधित है। अगला है प्रश्न नंबर है 22, गेस्टाल्टवादी विचारधारा के प्रतिपादक हैं, तो ये हैं वल्दीमर, ठीक है। और इनके दो साथी थे व्लादिमीर कोहलर कोफका, याद रखिएगा, ठीक है। वो भी क्या थे, वो भी गेस्टाल्टवादी माना जाता है, ठीक है। जैसे ये हैं व्लादिमीर, वैसे इनके साथी थे व्लादिमीर कोहलर थे और एक कोफका थे, ठीक है। ये व्लादिमीर हो गए, कोहलर हो गए, कोफका हो गए, ये सभी क्या थे, गेस्टाल्टवादी थे, ठीक है। गेस्टाल्टवादी विचारधारा के लोग थे। कौन कौन, व्लादिमीर कोहलर कोफका, ठीक है। व्लादिमीर कोहलर और कोफका ये सभी कौन थे, ये गेस्टाल्टवादी विचारधारा के मानने वाले लोग थे। अगला देखते हैं क्या है प्रश्न नंबर 23 है, अधिगम सोपानकी का सिद्धांत किसने दिया है, तो ये प्रोफेसर गैने ने दिया है, ठीक है। किसने दिया है, गैने ने दिया है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर क्या है 24, ठीक है। प्रश्न नंबर क्या है 24 है, खेल विधि के जनक हैं, तो ये हैं खेल विधि के जनक कौन हैं, काल्डवेल कुक हैं, ठीक है। खेल विधि के जनक कौन माने जाते हैं, काल्डवेल कुक माने जाते हैं। अगला है किंडरगार्टन विधि के जनक हैं, तो किंडरगार्टन विधि के जनक कौन है, फ्रावेल हैं, ठीक है। किंडरगार्टन विधि के जनक कौन है, फ्रावेल हैं। अगला है प्रश्न नंबर 26, रूसों की प्रमुख रचनाएं हैं, तो रूसों की प्रमुख रचनाएं हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट 1862 और एमाइल, ये सभी इनकी क्या है, पुस्तकें हैं, ठीक है। कौन कौन सी हैं, रूसों की प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो गई, 1862 हो गई और एमाइल हो गई, ठीक है। ये सभी पुस्तकें हैं। और आपको पहले भी बता चुका हूँ, एक रिपब्लिक है जो कि प्लेटो की पुस्तक है, बहुत फेमस है, याद रखना। अगला है भूख किस प्रकार का अंतर्नोद है, तो जो भूख होता है ये धनात्मक अंतर्नोद होता है, ठीक है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 28, प्रेरणा के स्रोत हैं, तो प्रेरणा के जो स्रोत होते हैं, कहाँ कहाँ से प्रेरणा पैदा होती है, ठीक है। तो प्रेरणा चालक हो गया, प्रेरक हो गया और उद्दीपन, ये सभी क्या है, प्रेरणा के स्रोत होते हैं। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 29, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं, तो मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियाँ जो होती हैं वो जन्मजात होती हैं, ठीक है। मूल प्रवृत्तियाँ क्या होती हैं, जन्मजात होती हैं। अगला देख लेते हैं, खोज विधि के आविष्कारक हैं, तो ई आर्मस्ट्रांग जो हैं इसके आविष्कारक हैं खोज विधि के, जिसे ह्यूरिस्टिक भी कहा जाता है, ठीक है, या अन्वेषण भी कहा जाता है। याद रखिएगा, खोज विधि के आविष्कारक कौन है, तो ई आर्मस्ट्रांग है, और इसी को ह्यूरिस्टिक या फिर अन्वेषण कहा जाता है। अगला देखते हैं, लिखा कुछ भी मिल सकता है, तो तीनों याद रखना आपने, ठीक है। अगला देखते हैं, स्मृति की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली है, तो इसकी स्मृति की सर्वश्रेष्ठ जो प्रणाली होती है वो कौन होती है, पहचानना, ठीक है, पहचान करना। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 32, अभिप्रेरणा
होती है, ठीक है, अभिप्रेरणा होती है तो ये 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? सकारात्मक और नकारात्मक, ठीक है, सकारात्मक व नकारात्मक अभिप्रेरणा होती है। अगला है प्रश्न नंबर 33, शिक्षा में नवाचार से आशय है तो शिक्षा में शिक्षा में नवाचार से आशय है तो शिक्षण में नवीन प्रयोग, ठीक है, यानी कहने का मतलब यही है जो हमारी शिक्षण पद्धति है उसको मतलब उसमें नए नए मतलब तकनीक का इस्तेमाल करना चाहिए, नई नई चीज़ों का इस्तेमाल करें, प्रयोग करें, ताकि शिक्षण व्यवस्था जो है उसको और ज़्यादा मतलब प्रभावशाली बनाया जा सके, ठीक है। तो इसीलिए शिक्षण सामग्री का नई नई शिक्षण तकनीकें प्रयोग करें, शिक्षण सामग्री का प्रयोग करें ताकि शिक्षा को और बेहतर बनाया जा सके, कहने का मतलब यही है, ठीक है। तो वही हमारा क्वेश्चन क्या था, शिक्षा में नवाचार से आशय है तो शिक्षण में नवीन प्रयोग, ठीक है, शिक्षण में नवीन प्रयोग। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 34, नर्सरी स्कूल के प्रारंभकर्ता, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है, ठीक है, ये क्या है, प्रारंभकर्ता लिखा है, समझ लो आप, ठीक है। क्या हमारा क्वेश्चन, नर्सरी स्कूल के प्रारंभकर्ता कौन थे? तो नर्सरी स्कूलों को किसने प्रारंभ किया था ये आपने बताना है। तो ये थे प्रोफेसर फ्रोबेल, ठीक है, कौन थे? फ्रोबेल थे। अगला देखते हैं, किंडरगार्टन विधि में शिक्षक का स्थान होता है, ठीक है, किंडरगार्टन जो विधि होती है उसमें शिक्षक का स्थान क्या होता है? तो शिक्षक का जो स्थान होता है वो कौन सा होता है? माली का स्थान होता है, ठीक है। अब इसमें बताया यही जाता है कि जो किंडरगार्टन प्रणाली थी तो इसमें माली, शिक्षक को माली बताया गया है, जो मतलब बच्चा होता है उसको पेड़ पौधा बताया गया है, ठीक है। तो शिक्षक का कार्य उसी प्रकार से होता है जिस प्रकार माली बगीचे या बाग बगीचे में पौधे को पालता है, पोसता है, बड़ा करता है, उसको संपन्न बनाता है, उसी तरह से जो किंडरगार्टन जो प्रणाली है उसमें शिक्षक का रोल होता है कि बच्चे को मतलब पढ़ाए लिखाए, समझाए और एक अच्छा व्यक्तित्व वाला इंसान बनाए, ठीक है। तो यही कार्य किसका होता है? किंडरगार्टन प्रणाली में जो शिक्षक का कार्य होता है वो माली का बताया गया है, ठीक है। अगला यानी शिक्षक जो हो गया वो माली हो गया, बच्चा जो है वो पौधे के समान हो गया। जो कार्य होता है माली का बगीचे में वही कार्य होता है किंडरगार्टन प्रणाली में शिक्षक का, ठीक है। अगला देखते हैं, बुद्ध के कल्चर फेयर टेस्ट के प्रदाता थे तो ये थे रेवेन, ठीक है, रेबल नहीं रेवेन, ठीक है। अगला देखते हैं, संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होते हैं, ठीक है, क्या है संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होते हैं? तो ये किशोरावस्था जो होती है, किशोरावस्था के समय जो संवेग होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन होते हैं, बहुत ज़्यादा अधिकता होती है, ठीक है। संवेगों में उथल पुथल कह लीजिए आप होती है किस अवस्था में? किशोरावस्था। जो संवेग होते हैं वो आपकी क्रोध हो गई, ठीक है, घृणा हो गई, प्रेम हो गया, ये सब क्या है, यही तो संवेग होते हैं। क्रोध है, घृणा है, प्रेम है, और इसी तरीके से जो भी वो होते हैं वो सब क्या होते हैं, वो संवेग के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो ये जो मतलब होता है, ये इसकी अधिकता, जो संवेगों की अधिकता होती है किस अवस्था में होती है? सबसे ज़्यादा किशोरावस्था में होती है, जो कि 12 से 18 वर्ष की अवस्था होती है, ठीक है। तो वही क्वेश्चन है, याद रखना, संवेगात्मक विकास में किस अवस्था की तीव्र परिवर्तन होता है या तीव्र अधिकता होती है, तो वो क्या होती है? किशोरावस्था होती है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, किस मनोवैज्ञानिक ने बालकों के साथ फोबिया पर कार्य किया है? तो वाटसन ने किया है, ठीक है। रिपीट कर देता हूँ, काफ़ी महत्वपूर्ण है, किस मनोवैज्ञानिक ने बालकों के साथ फोबिया पर कार्य किया है? तो वाटसन ने किया है। और वाटसन जो हैं इन्होंने एक परिभाषा दी कि तुम मुझे 1 दर्जन बच्चे दो, मैं उन्हें वातावरण के प्रभाव से अच्छे डॉक्टर, अच्छे वकील, अच्छे प्रोफेसर, यहाँ तक कि अच्छे अपराधी भी बना सकता हूँ, ठीक है। तो उनको कहने का मतलब यही था कि बच्चे में जो है वातावरण, माहौल का भी बहुत बड़ा रोल होता है। उनका कहने का मतलब यही है कि जो बच्चा होता है आप जैसा उसको माहौल देंगे, ठीक है, वैसा उसको बनाया जा सकता है। इनके हिसाब से सोचा जाए तो इनका कहने का मतलब यही कि जो बच्चा पैदा होता है जब, उसमें बच्चे के दिमाग में या बच्चे में कोई भी गुण संपन्न नहीं होते हैं, ठीक है। बच्चा जैसे वैसे ही पैदा होता है जैसे कोरी स्लेट होती है या कोरा कागज़ होता है, ठीक है। सादी स्लेट या कोरा कागज़ होता है, उस पर आप जो कुछ लिखना चाहें वो मतलब उस पर छाप लिख सकते हैं, ठीक है। उसी तरीके से इन्होंने बताया कि बच्चे, आप मुझे 1 दर्जन बच्चे दो, मैं उन्हें वातावरण के प्रभाव से
अच्छे डॉक्टर, अच्छे वकील, अच्छे इंजीनियर, यहाँ तक कि अच्छे अपराधी भी बना दूंगा। किससे? माहौल यानी वातावरण के प्रभाव से। ठीक है, तो इन्होंने वातावरण को अधिक महत्व दिया है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 40 से BF स्किनर ने अपना प्रयोग किस पर किया है? तो मैं आपको पहले भी बता चुका था, इन्होंने अपना प्रयोग चूहों पर किया है। तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद कर रहे हैं सारे क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे और इसी तरह के फिजिकल एजुकेशन के, साइकोलॉजी के, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के क्वेश्चन पाने के लिए अभी भी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने यार दोस्तों में शेयर कर दीजिए और साथ में वो घंटा जरूर दबा देना। ठीक है, बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। चलिए मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो, नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।